अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्ताक। साबिक वजीर आजम इमरान खान यू टर्न के लिए मशहूर तो थे ही, वो खुद भी यू टर्न लेने को बड़े लीडर की निशानदेही करार दे चुके हैं। लेकिन अब जो उन्होंने यू टर्न लिया है उसे उनकी हालिया सियासी तारीख का सबसे बड़ा यू टर्न कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा। अब की बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वजीर आजम इमरान खान ने हस्बे मामूल एक बार फिर यू टर्न लेते हुए अमरीकी साजिश के बयानिए से अचानक पलटा खा लिया है और अब वो अपनी हुकूमत को गिराने का इल्जाम एक जानिब एस्टैब्लिशमेंट पर लगाते रहे, दूसरी जानिब अमेरिका पर। इसी बुनियाद पर उन्होंने इंपोर्टेड हुकूमत का नारा लगाया था, साइफर साजिश का बयानिया बनाया था और ऑपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद की हिमायत करके अमेरिका पर इक्तदार से बेदखल करने का इल्जाम लगाया था। लेकिन अब इमरान खान ने इस पर भी यू टर्न ले लिया है। उन्होंने अमरीकी साजिश के बयानिए से यह कहते हुए दामन छुड़ा लिया है कि मुबैना साजिश के बारे में जहां तक मेरा ताल्लुक है ये खत्म हो चुका है, ये बहुत पीछे रह गया, बात अब इससे आगे बढ़ चुकी है। उन्होंने कहा कि मैं जिस पाकिस्तान की क़यादत करना चाहता हूं उसके सबके साथ अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए, खासतौर पर अमेरिका के साथ। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा है कि अब वो अमेरिका पर इल्ज़ाम तराशी नहीं करते और दोबारा मुंतखब होने पर बावकार ताल्लुकात चाहते हैं। उनके इस हालिया यू टर्न से एक बात तो साबित होती है कि उन्होंने ये दुरुस्त कहा था कि वो इक़्तिदार से गए तो मज़ीद ख़तरनाक हो जाएंगे। वो इक़्तिदार से जाते ही ख़तरनाक हुए भी, लेकिन हुकूमत के लिए नहीं बल्कि पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी कौम के लिए, इदारों के लिए। पाकिस्तानी इदारे, हुकूमत, उनके अपने सपोर्टर्स बार बार ये कहते रहे कि मामूली साइफर आपकी हुकूमत को घर भेजने की वजह नहीं बल्कि आपकी अपनी कारकर्दगी आपको इस अंजाम से दो चार कर चुकी है। लेकिन इमरान खान मकबूल बयानिया बनाने में अपना कोई सानी नहीं रखते। अमेरिका की जानिब से भी बार बार इस इल्ज़ाम की नफ़ी की जाती रही, लेकिन इमरान खान मैं न मानूं की पॉलिसी पर कारबंद रहे। इस पर कोई दो राय नहीं है कि साबिक वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान में वाज़े तौर पर सियासत में यू टर्न को मुतारिफ कराया और इसको एक कामयाब रहनुमा के लिए ज़रूरी भी करार दिया। इमरान खान के मुताबिक यू टर्न ना लेने वाला कभी कामयाब लीडर नहीं हो सकता। इमरान खान अपने 3 साल दौरे इक़्तिदार में एक से बढ़कर एक इस्तिलाह ईजाद करते रहे, छोचा छोड़ते रहे, जिनका सिलसिला ताहाल जारी है। इसीलिए वो अपने नाक़दीन में यू टर्न के नाम से मशहूर है। इमरान खान इक़्तिदार में आने से कबल बुलंदोबाग दावे और वादे करते रहे, लेकिन कौम से किया गया एक भी वादा पूरा ना हुआ। IMF के पास गए लेकिन खुदकुशी नहीं की, दोस्त ममालिक को नाराज़ किया। उनके दौरे हुकूमत में खारजा पॉलिसी इतनी कमज़ोर थी कि कभी तुर्की नाराज़ तो कभी सऊदी अरब, कभी ईरान नाराज़ हुआ, कभी चीन को नाराज़ कर बैठे। उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में काबीना एक बार नहीं दर्जनों बार बदली, मुशीर बदले, वज़ीर बदले, लेकिन अवाम की हालत नहीं बदली। इमरान खान के दौरे हुकूमत में जो हुआ उसे पाकिस्तानी कौम कभी भूल नहीं पाएगी। डॉलर का महंगा होना, आटे का बहरान, चीनी का फुकदान, पेट्रोल के लिए लंबी लंबी कतारें, अद्वियात की किल्लत, खुद साख्ता महंगाई, सियासी कायदीन को जेलों में डालने को अवाम कभी नहीं भूल पाएगी। 50 लाख घर जो इमरान खान ने बनाए वो भी कौम नहीं भूल पाएगी। इमरान खान का नौजवानों को 50 लाख घरों के बाद 1 करोड़ नौकरियां देने का वादा भी कौम भूल नहीं पाएगी। इमरान खान ने इलेक्शन में वसी पैमाने पर धांधली का इल्ज़ाम लगाया और साबित करने में नाकाम रहे। 35 पंक्चर्स का इल्ज़ाम लगाया लेकिन बाद में इसे सियासी बयान करार दिया। पाकिस्तान को मदीना की रियासत बनाने का वादा किया लेकिन खुद झूठ इतनी फरावा कि उन पर सच होने का गुमान होने लगा। यहाँ हम आपको चेयरमैन तहरीक इंसाफ के नए यू टर्न के तनाजुर में माजी के लिए गए तमाम यू टर्न्स की एक झलक दिखाता है। यू टर्न समझते हैं, इस्तीफा देके बाहर आएंगे और सारी इस असेंबली को खुदा हाफिज कहेंगे और इंतजार करेंगे अगली हकीकी असेंबली का, जब साफ और शफाफ इलेक्शन से हम पहुंचेंगे। यू टर्न समझते हैं। इस्तीफों को एक्सेप्ट करो, ना हम आपको मान दे, ना असेंबली को मान दे, ना हम निकाले असेंबली में, एक्सेप्ट करो हमारे इस्तीफे। यू टर्न समझते हैं। रिजल्ट भी आ जाता है जुडिशल कमीशन का, अगर ये कह देते हैं नहीं जी इलेक्शन के अंदर धांधली नहीं हुई, जो मैं समझता हूँ कि नहीं होगा, हमने तो फिर भी फैसला कर लिया, इस्तीफे दे दिए, हमने तो असेंबली में नहीं जाना, हम तो फिर अगली इलेक्शन की तैयारी करेंगे। यू टर्न समझते हैं। हम सिर्फ इसलिए असेंबली में आए क्योंकि अब जुडिशल कमीशन बन गई है, ये पहले बना देते हम बाहर ना जाते असेंबली से। यू टर्न समझते हैं। अल्लाह का शुक्र अदा ये करता हूँ कि हम जो कोशिश कर रहे थे हमें एक जबरदस्त पैकेज मिल गया सऊदी अरेबिया से। यू टर्न समझते हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ का ताज़ा तरीन यू टर्न अब खबरों की जीनत बन चुका है, जिसके बाद उन पर तनकीद का ना रुकने वाला सिलसिला भी जारी है। हुकूमत में शामिल रहनुमाओं की जानिब से भी उन पर सख्त तनकीद की जा रही है। वफाकी वजीर बराए माहौलियाती तब्दीली सेनेटर शहरी रहमान ने इमरान खान की मुबैना धमकी आमेज अमरीकी साइफर से मुतालिक बयान पर रद्दमल देते हुए कहा कि यू टर्न खान ने अपनी दोहरी सियासी तारीख का सबसे बड़ा यू टर्न ले लिया है। मफरूजी बैरूनी साजिश का ढोंग रचाकर पाकिस्तान को सफारती नुकसान पहुंचाकर अब कहते हैं कि साइफर का मामला पीछे रह गया, अब इल्ज़ाम नहीं लगाऊंगा। वफाकी वजीर ने पूछा कि इमरान खान के झूठे बयानिए से मुल्क को जो सफारती नुकसान हुआ उसका जिम्मेदार कौन है।
वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का चेयरमैन पीटीआई के फाइनेंशियल टाइम्स को दिए हुए इंटरव्यू पर सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए कहना था कि इमरान खान अमरीकी साजिश का बयानिया पसे पुष्ट डालने से बात खत्म नहीं होगी। आपको जवाब देना पड़ेगा जिस बयानिए पर पूरे मुल्क में इंतशार और झूठ फैलाया, जो अब दिए बगैर सिर्फ दस्तबरदारी काफ़ी नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि आज इमरान से सवाल नहीं बल्कि आज इमरान खान की बात पे यकीन करने वालों के लिए ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने जो हालिया इंटरव्यू में इंकशाफ किया गया है कि अमरीकी साइफर से बात आगे निकल चुकी है, उसके बाद बहुत सारे सवालात सर उठा रहे हैं। सवाल तो ये भी सर उठाता है कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs की जानिब से जो एक पिटीशन कोर्ट में दायर की गई है जिसमें अरशद शरीफ के मामले को उठाया गया है, जिसमें वजीराबाद मामले के ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से नोटिस लेने का मुतालबा किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तमाम रजिस्ट्रीज के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs की तरफ से ये पिटीशंस गई हैं। इन मामलात के अंदर ये साइफर का मामला क्यों नहीं है? साइफर के मामले पर एक उसूली मौक़िफ़ था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, और वो उसूली मौक़िफ़ ये था कि जब तक इसकी तहकीकात नहीं होती वो असम्बली में नहीं आएंगे। यानी साइफर पर तहकीकात असम्बली जाने से भी मशरूत की गई थी। लेकिन अब इस यू टर्न के बाद बहुत सारे सवालिया निशान उठ रहे हैं कि जब से इमरान खान साहब को हुकूमत से बेदखल किया गया तो सबसे बड़ा बयानिया ही अमरीकी साजिश का बयानिया था। 27 अगस्त को उन्होंने एक पब्लिक प्रोसेशन के अंदर एक सफ़ेद कागज़ लहराया था और उस सफ़ेद कागज़ को लहरा कर कहा था कि ये है वो साजिश, ये है अमरीकी साजिश, ये है वो साइफर जो डोनाल्ड लू की तरफ से अमरीका के अंदर जो पाकिस्तानी सफ़ीर तैनात है असद मजीद, उनको दिखाया गया। ये धमकी आमेज़ मरासला है और इस धमकी आमेज़ मरासले को ड्राफ्ट वहाँ पर किया गया जिसके नतीजे में उनकी हुकूमत को घर भेजा गया। एक लंबे अरसे तक एक ही बयानिया बनाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से खूब सियासत की गई। उसके बाद इस सारे मामले को इस्टेब्लिशमेंट के साथ जोड़ा गया। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन समेत तहरीक इंसाफ का रुख अब दिखाई नहीं दे रहा कि वो रावलपिंडी की जानिब है या इस्लामाबाद की जानिब है, क्योंकि एक बार फिर मार्च वजीराबाद से निकला है। आज भी इमरान खान साहब ने इस मार्च के शुरका से वीडियो लिंक के ज़रिए से खिताब किया है और वीडियो लिंक के ज़रिए से खिताब करते हुए जहां बहुत जस्टिफाई किया है अपने माजी के इक़दामात को, वहीं इस बात को भी जस्टिफाई करने की कोशिश की है कि उनका असल हदफ क्या है। लेकिन ये नहीं बता रहे कि रावलपिंडी असल हदफ है या इस्लामाबाद असल हदफ है। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ भी दौरे लंदन मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए हैं और इस दौरे के हवाले से भी बहुत सारी कयासाराइयाँ हो रही हैं। इस हवाले से बहुत सारी स्पेकुलेशंस भी हो रही हैं। आर्मी चीफ की तैनाती से मुताल्लिक मुशावरत हो रही है जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी तोपों का रुख, तनकीद की तोपों का रुख इस वक्त हुकूमत पर है कि ये जो है सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी इमरान खान साहब इसको करार दे रहे हैं। लेकिन सवाल तो ये भी उठता है कि जिस वक्त वो मरासला लहराया जा रहा था, जिस वक्त वो साइफर दिखाया जा रहा था, तो क्या वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी नहीं थी? क्या उस वक्त जो कंटेंट्स बताए जा रहे थे इस मरासले के वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी नहीं थी? क्योंकि अभी रिसेंटली वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने ये स्टेटमेंट दिया है कि आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट के हवाले से कंसल्टेशन का अमल शुरू ही नहीं हुआ है। अगर कंसल्टेशन का अमल शुरू ही नहीं हुआ, जब समरी आएगी उसके ऊपर बातचीत होगी, सेक्रेटरी दिफा की तरफ से मूव होगी वजारत दिफा को और वजारत दिफा वो वज़ीर आज़म ऑफिस को भेजेगी, जिसके बाद वज़ीर आज़म का ये मैंडेट है, उनका सवाबदीदी इख्तियार है कि वो किसको चीफ अपॉइंट करते हैं। अब आने वाले दिनों में पाकिस्तान की सियासत का रुख क्या होगा, बात करेंगे। इस वक्त रहनुमा तहरीक इंसाफ रियाज फतियाना साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम फतियाना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, आप बड़े सीजन पॉलिटिशियन है, सीनियर सियासतदान है। मुझे तो अफसोस होता है कि आप जैसे सियासतदान को आके इमरान खान के इस तरह के यू टर्न्स का दिफा करना पड़ता है। फतियाना साहब, ये जो हालिया स्टेटमेंट इमरान खान साहब ने दिया है कि मैं अमेरिका पर इल्जामात नहीं लगाता, वाशिंगटन से अच्छे ताल्लुकात का ख्वाह हूँ, इस यू टर्न का सियाको सबाक आप बता पाएंगे? एक नेशनल लीडर हैं, स्टेट्समैन है और इंटरनेशनल डिप्लोमेसी पे भी अब उन्हें अबूर हो चुका है, क्योंकि आपको पता है पॉलिटिक्स और डिप्लोमेसी में बड़ा फ़र्क होता है। डिप्लोमेसी होती है कंट्री टू कंट्री और पॉलिटिक्स होती है विद इन कंट्री। अब डिप्लोमेसी ये कहती है कि आप अपने मुखालफों की तादाद कम करें और सारे मुल्कों से मामलात इस काबिल रखें कि वर्किंग रिलेशनशिप रहें। और मेरा ख्याल ये उन्होंने अपनी ईगो अना को एक तरफ रखते हुए नेशनल इंटरेस्ट में जो एक अच्छा फैसला किया है कि एक सुपर ताकत जो अमेरिका है उसके पूरी कौम को एक बयानिए के पीछे लगा के आज उन्हें नेशनल इंटरेस्ट याद आ गया है कि आज वो डिप्लोमेसी की बात कर रहे हैं। सारी डिप्लोमेसी जो है उसको जिस तरह से डैमेज किया गया कि अमरीकी दफ्तर खारजा बार बार ये स्टेटमेंट देता रहा कि हमारा साजिश से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। आज इमरान खान साहब ये बता रहे हैं कि वाकई अमरीका का इस साजिश से कोई ताल्लुक नहीं था, तो अवाम बेवकूफ़ है फतियाना साहब?
देखें, उन्होंने मेरा ख्याल है कि आपने उनके सियाको सबाक से हट के बात समझी है क्या उनकी। से आपको सबा कैसे? वो अपनी जगह, उनका पॉइंट वो अपनी जगह पे कायम है कि साइफर इश्यू भेजा गया और हमारे इदारों ने इस पे अमल किया, वो तो उस पे पीछे नहीं हटे। तो अगर लेकिन इमरान अब खान वो- साहब सर इस मामले पर कायम है, तो आज फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनएस जो सुप्रीम कोर्ट गए हैं, वो वजीराबाद मामले के ऊपर चीफ जस्टिस से कह रहे हैं कि इसकी इंक्वायरी करें, अरशद शरीफ के मामले पर कह रहे हैं इंक्वायरी करें, साइफर के मामले पर तो फिर चीफ जस्टिस से कहीं नहीं कह रहे कि इसकी इंक्वायरी करें। जी, साइफर के मामले में ऑलरेडी 2 लेटर सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं, एक स्पीकर नेशनल असेंबली का और दूसरा प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का। वो 2 लेटर्स तो मौजूद हैं। पार्लियामेंट की जब नुमाइंदगी करते हुए असद कैसर साहब जब स्पीकर थे, नहीं, लेकिन आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनएस गए हैं सर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल इशू है। इमरान खान साहब खुद कह रहे हैं कि साइफर से मामला आगे, अब मैं साइफर की बात ही नहीं करता, मैं तो अमेरिका से अच्छे ताल्लुकात चाहता हूं। अगर वाकई वो इस स्टैंड के ऊपर प्रिंसिपल पोजीशन लिए होते तो आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से फॉर्मली रिक्वेस्ट करते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनएस। देखें, वो बहुत लंबा एजेंडा हम नहीं रखना चाहते थे। हम अपनी कंसंट्रेशन 3 इश्यूज पे फोकस करना चाहते थे। बहुत बड़ा पंडोरा बॉक्स हम नहीं खोलना चाहते थे, क्योंकि ऑलरेडी वो मामला सुप्रीम कोर्ट के पास मौजूद है। तो आज आप कह रहे हैं कि बहुत बड़ा पिंडोरा बॉक्स नहीं खोलना चाहते, इतना बड़ा पिंडोरा बॉक्स जिसके ऊपर आपने अपने आउस्टर के बाद सारी की सारी सियासत का दारोमदार रखा, आज आप उसको कह रहे हैं इतना बड़ा पिंडोरा बॉक्स नहीं खोलना चाहते थे। वो अपनी इतना जगह बड़ा पे पिंडोरा बॉक्स खोल के आपने डैमेज कर दिया सर खारजा पॉलिसी को। जी, ऐसी बात नहीं है। वो अपनी जगह पे हमारा वो मौकफ पहले से मौजूद है। हमने कोई इस पे यू टर्न नहीं लिया, कोई मौकफ चेंज नहीं किया। वो अपनी जगह पे मौजूद है कि साइफर आया था और उस पे इदारों ने अमल किया, और वो इस सिलसिले में मैंने पहले अर्ज की सदर ममलकत का ख़त, और उसके बाद जो रियासत के सरबराह हैं और पार्लियामेंट के सरबराह थे असद कैसर साहब स्पीकर, उनके ख़त मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट में। ये जो नए इशू जो आए हैं, ये पिछले अभी चंद हफ्तों के अंदर जो नए 3 इश्यूज आए हैं, उसमें एक वज़ीराबाद में कातलाना हमला हुआ है, एक हमारे साथी शहीद हुए हैं, नंबर 2 अरशद शरीफ का इशू है, और ये 3 जो इश्यूज मौजूदा हैं, इस पे जो उन्होंने बात साहब कही। ये तय कर लिया अब इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने कि अब इन 3 इश्यूज पे खेलना है, जैसे साइफर पे खेले थे आप, अब इन 3 इश्यूज पे खेलेंगे। जी, ऐसी बात नहीं है। मेरे ख्याल आप चीजों को घुमा फिरा रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं घुमा फिरा नहीं रहा फतेह साहब, मुझे आपसे पता है कि इजहार हमदर्दी होता है, क्योंकि आप बड़े सीजन और बड़े पुराने पॉलिटिशियन हैं। आप जैसा शख्स जब आके इमरान खान के न्यू टर्न्स का दिफा करता है ना, तो मुझे इमरान खान से नहीं, आवाम से नहीं, आपसे हमदर्दी होती है कि आपको इनका दिफा करना पड़ता है, और मुझे पता है कि आप बड़ी मुश्किल में होते हैं। रियान भाई, कहीं भी हमने यू टर्न नहीं लिया, ना कोई दूसरी बात कही है। हम अपने अपने मौके एक ही चीज तो हमेशा नहीं डंडोरा पीटते। कई नई चीजें सामने आ गई हैं, तो हम उन चीजों को भी लेकर साथ चल रहे हैं। एक ही चीज पे हम सुई अटकाए नहीं रखना चाहते, वो अपनी जगह पे मौजूद है। लेकिन जो 3 नए मामला आए हैं, हमने उस पर आज कौम की तवज्जो भी दिलवाई है, और सुप्रीम कोर्ट में हम गए हैं 4 सूबों में। आपने देखा होगा जी, सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री हैं कराची, कोयटा और पेशावर और लाहौर, और सुप्रीम कोर्ट मेन बेंच जो है हेड ऑफिस इस्लामाबाद। साहब, इन 3 इश्यूज में से अगर एक इशू को आप पकड़ लेना, जो आपके कारकुन मौजम की शहादत हुई है, और उसकी जो ज़राए ये बता रहे हैं कि वो बड़ी जो है बंदूक की गोली लगने से हुई है, तो अगर ये पता चल लेना कि किसने किया उसको, तो मेरा ख्याल है कि इसी से मामला हल हो जाएगा। वो तो हमने पहले ही कहा था ना कि 2 तरफ से फायरिंग आई है, एक पिस्टल से जो नीचे जी, और बंदा दूसरी खड़ा आपके था, कंटेनर से हुई है। नहीं, कंटेनर के बराबर एक छत से हुई है, जिसके जो जब पहला असल में उनकी टाइमिंग, हमारी किस्मत अच्छी के दुरुस्त नहीं थी। उनका प्रोग्राम यही था कि एट ए टाइम फायर होगा और वो ऊपर वाला बंदा भाग जाएगा जो बैठा हुआ था किसी छत पर जो कंटेनर के बराबर थी, और नीचे वाले को लोग पकड़ लेंगे। लेकिन अल्लाह ने बचाना था, तो हुआ कि नीचे वाले का फायर, जितनी क्रिमिनल नेग्लिजेंस आपकी पंजाब गवर्नमेंट ने की है ना, आपको प्रॉब करना चाहिए कि ये मुजरिमाना गफलत क्यों हुई है। देखिए, नीचे वाले का फायर पहले हो गया, जिससे ऊपर का फायर बाद के सरों के ऊपर से गुजर गया, जिस वजह से हमारी बचत हुई। बिल्कुल हम इत्तेफाक करते हैं कि 9mm का पिस्टल नीचे और बड़ी राइफल ऊपर। अगर मैं इमरान खान साहब के शोरा आफाक यूटर्स गिनवाने लगूंगा तो शायद प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंच जाएगा। आप 35 पंक्चर्स वाला मामला देख लें कि जिस वक्त वो सियासत में बिकना था, जिस वक्त उसको वो बेस्ट सेलिंग था, इमरान खान साहब ने खूब बेचा। उसके बाद खुद ही कहा कि वो तो देखें जो वो सियासी स्टेटमेंट था। साइफर के मामले पर आपने खूब सियासत की, आज आप ये कह रहे हैं कि नहीं देखिए वो वसीतर कौमी मफाद के अंदर हमने यू टर्न ले लिया है। नहीं, अब फिर आप अरशद शरीफ के मामले के ऊपर ये कर रहे हैं, प्रॉब होगी उसमें भी कहीं आपके गले का तौक ना बन जाए वो। रियान साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। हम हर जगह पे अपनी बात पे कायम हैं।
वो एक मामला चूंकि चल रहा है, अब ये 3 नए इश्यूज आए हैं, इमीडिएट इश्यूज आए हैं, हम इन पे बात करने जा रहे हैं। और ये हमने सुप्रीम कोर्ट में पहले ऑलरेडी हमारा रजू किया हुआ है, स्पीकर और सदर ममलकत का भी एक नए इशू 3 आए हैं, हम इस पे भी सुप्रीम कोर्ट में चले गए हैं। खुदा न खासा कोई नया इशू आएगा उस पर भी जाएंगे। तो मेरा ख्याल इसमें कोई दो राय नहीं है और अपनी हम बात पे कायम है। मुझे सर लास्टली ये बताइएगा कि एक हफ्ता ही रह गया, मेरा ख्याल है कि ये सारे इश्यूज जितने भी हैं ये डाई डाउन हो जाएंगे एक हफ्ते के अंदर, क्योंकि एक हफ्ते में ये जो प्रोसेस शुरू हो रहा है कंसल्टेशन का, आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट का, उसके बाद तो फिर मेरा ख्याल किसी इशू की ऑल इश्यूज विल गो इन वेन अल्टीमेटली। ऑब्वियसली हम तो कह रहे हैं कि मेरिट पे आर्मी चीफ को लगाएं, हमें कोई इतराज नहीं। हमने कब कहा है कि हमें पूछ कर लगाएं, हमने यही कहा है कि मेरिट पे लगाएं, कोई सिफारिशी ना लगाएं। और ऑब्वियसली एक अहम इदारे का सरबराह है, उसको देखना है, अवाम की सोच को भी उसने देखना है, फौज की इंटरनल सोच को भी उसने देखना है। और कब किसी ने आर्मी चीफ लगाया हो तो उसने उसका पहरा दिया है, ज़िया-उल-हक से लेकर जनाब मुशर्रफ तक, जनाब बाजवा साहब तक, सबका आपको इल्म है। आर्मी चीफ लगाने से कोई मैंडेट तो हुकूमत के पास है, हुकूमत नहीं लगाना है। ये लगा ले, हमने कब कहा है, लेकिन वो कैबिनेट में फैसला कर लें ना, कैबिनेट की कंसल्टेशन कर लें। अब वो आपके सामने बहुत सारी चीजें अभी और सामने आएंगी जो हमारे इल्म में है, हम आज बताना नहीं चाहते, सारे कार्ड शो नहीं करना चाहते, लेकिन वक्त के साथ साथ अब नहीं, कुछ तो बताएं आपके इल्म में क्या है सर, लास्टली बता दें आपके इल्म में क्या है, ताकि व्यूअर्स भी एनलाइटन हो कि आप क्या सोच रहे हैं। इस वक्त कोई चीजें कुछ ऐसी हैं जो वक्त आने पे हम बताएंगे। इस वक्त तो हालात के मुताबिक हम चल रहे हैं, तो उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, हर चीज की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, हर रोज एक दिन कम होता जा रहा है और इलेक्शन भी बिल्कुल सर के करीब आए पड़े। इंशाल्लाह देखेंगे। अब ये जो चीजें आपके हाथ लगी है, चले इतना बता दें कि इस मामले को लेके भी आपको ये भी एक इशू है जिसपे पॉलिटिक्स होगी आने वाले चंद दिनों के अंदर। मैंने अर्ज किया ना, दिसंबर में हम देख रहे हैं कि मुझे असम्बलियां टूटती नजर आ रही हैं और दिसंबर के एंड तक मैक्सिमम ये शायद असम्बलियां चलें और मार्च में इलेक्शन हो जाएगा। और बिल्कुल अदरवाइज ये किन असम्बलीज की बात कर रहे हैं आप, पंजाब और केपी असम्बली की बात कर रहे हैं? जी, हम कौमी असम्बली समेत 5 असम्बलियों की बात कर रहे हैं। आप असम्बलीज डिसॉल्व करें, इलेक्शंस पे मजबूर करें, 27 किलोमीटर पे आपके बकौल जो हुकूमत बैठी हुई है, आप अपनी असम्बलीज को डिसॉल्व करें और इलेक्शंस की तरफ चले जाएं। जी, हम क्यों ट्रैप हों किसी की बातों से, हम एक ही दिन सारी असम्बलियां डिसॉल्व करना चाहते हैं। और दिसंबर में करेंगे नहीं, हम दिसंबर में वफाकी हमारे साथ बैठ जाए ना, वो मुल्क का बुरान खत्म ही तब होगा जब सियासी बुरान खत्म होगा, तभी माशी बुरान खत्म होगा, तभी मुल्क की सालमियत को तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा, तभी अवाम का इत्मीनान हासिल होगा, तभी इदारों को भी मेरा ख्याल अवाम में उनकी। बहुत बहुत शुक्रिया रियाज फतियाना साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे लंदन में होने वाली सियासी मुशावरत का जिक्र करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। इमरान खान का लॉन्ग मार्च जहलम के आसपास पहुंच चुका है, जो जल्द रावलपिंडी और उसके बाद इस्लामाबाद दाखिल होगा। मुल्क का पूरा सिस्टम एक तैनाती के अमल में मगन है। सलाह मशवरे उरूज पर हैं, जबकि अब अफवाहें भी जोर पकड़ रही हैं कि पीडीएम हुकूमत माजी के तजुर्बात से सीखते हुए यह फैसला कर चुकी है कि इस मरतबा जाती पसंद नापसंद की बजाय सीनियरिटी की बुनियाद पर आर्मी चीफ और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ लगाए जाएंगे। लेकिन अब ना तो कोई अभी समरी मौसूल हुई है और ना ही इस तैनाती का फॉर्मल प्रोसेस शुरू हुआ है। शहबाज शरीफ की वतन वापसी के बाद उम्मीद की जा रही है कि रवां हफ्ते से इस अहम तैनाती का प्रोसेस शुरू होगा, जो कि 29 नवंबर से कबल मुकम्मल कर लिया जाएगा। वज़ीर आज़म के दौरे लंदन के दौरान यह अफवाहें भी गर्म थी कि शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ से तमाम मुलाकातें इस तैनाती से मुताल्लिक हतमी मुशावरत के लिए थी। लेकिन इन मुलाकातों में क्या डिस्कस हुआ, इससे मुताल्लिक कोई भी बात करने को तैयार नहीं है। हत्ता कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने भी इस मुताल्लिक कोई भी बात करने को हामी नहीं भरी है। लेकिन वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ वो वाहिद शख्स थे जिन्होंने बताया कि वो लंदन गए ही सिर्फ इस मकसद कि इस तैनाती से मुताल्लिक नवाज शरीफ से रहनुमाई ली जा सके। उन्होंने क्या कहा, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखते हैं। आर्मी तैनाती का फैसला हो गया है? नहीं जी, कोई फैसला। तो नवाज शरीफ साहब का कोई किरदार है इसमें, मशवरा हो रहा है उनके साथ? जी, मशवरा जो है वो ये प्राइम मिनिस्टर की स्वागत है। प्राइम मिनिस्टर साहब इसके ऊपर जो है फैसला करेंगे, लेकिन अभी इस वक्त मुशावरत भी नहीं नवाज शरीफ साहब से? इस वक्त कुछ बिल्कुल कोई नहीं है। सारा ये अखबारी खबरें हैं जो अब इन्हीं बयानात के बीच बहुत सारी क़यासाराइयां हो रही हैं। ज़राए के मुताबिक पीडीएम क़यादत ये फैसला कर चुकी है कि मोस्ट सीनियर को आर्मी चीफ लगाया जाए। सीनियरिटी की बुनियाद पर नया आर्मी चीफ तैनात करने का बुनियादी मकसद गैर ज़रूरी तनाज़ात से बचना भी है, खुसूसन जब इमरान खान बार बार ये मुतालबा कर रहे हैं कि नया चीफ मेरिट पर लगाया जाए। दहाइयों बाद ये पहला मौका होगा कि नया आर्मी चीफ सीनियरिटी की बुनियाद पर तैनात किया जाएगा। अगर ऐसा होता है
यहां हम आपको आर्मी चीफ की दौड़ में शामिल सीनियर मोस्ट जनरल से मुतालिक बताते हैं। इनमें से ही एक आर्मी चीफ और बाकियों में से एक चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ होगा। अब जो इस वक्त सीनियर मोस्ट जनरल्स हैं, सीनियरिटी लिस्ट में सीनियर तरीन जर्नल क्वार्टर मास्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर है। आसिम मुनीर ना सिर्फ मिलिट्री इंटेलिजेंस के सरबराह रहे हैं, बल्कि इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के सरबराह भी रहे हैं। वो इन चंद ISI चीफ्स में से शामिल हैं जिन्होंने उनके ओहदे की मियाद पूरी करने से पहले ही उन्हें हटा दिया गया। आसिम मुनीर को अक्टूबर 2018 में ISI चीफ मुकर्रर किया गया था। उन्होंने खुफिया इदारे के सुबकदोश होने वाले सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल नवीद मुख्तार की जगह ली थी। जुलाई 2018 के इंतखाबात के वक्त वो मिलिट्री इंटेलिजेंस के चीफ थे, यानी MI के चीफ थे। जनरल आसिम मुनीर का ताल्लुक सैयद खानदान से है और वो हाफिज कुरान है। आसिम मुनीर रावलपिंडी के इलाके ढेरी से ताल्लुक रखते हैं। उनके वालिद इकराम मुनीर शोबा तदरीस से वाबस्ता रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि आसिम मुनीर ने कर्नल के ओहदे पर तरक्की पाने के बाद कुरान पाक हिफ्ज़ करने का फैसला किया। उनकी फौज में भर्ती PMA लॉन्ग कोर्स की बजाय ऑफिसर्स ट्रेनिंग कोर्स के जरिए से हुई थी। दूसरे नंबर पर लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा एक ही बैच से ताल्लुक रखने वाले 4 उम्मीदवारों में सबसे सीनियर है। उनका ताल्लुक सिंध रेजिमेंट से है, जो कि मौजूदा चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा का पेरेंट यूनिट है। लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का फौज में बहुत मुतासर कुन करियर रहा है और गुज़श्ता 7 बरस के दौरान उन्होंने अहम लीडरशिप और अहम ओहदों पर फ़राइज़ की अंजामदही की है। उनको जनरल राहील शरीफ के आखिरी 2 बरस में डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस DGMI की हैसियत से तवज्जो मिलना शुरू हुई। अपनी इस हैसियत में वो GHQ में जनरल राहील शरीफ की उस कोर टीम का हिस्सा थे जिसने शिमाली वज़ीरिस्तान में तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी TTP के खिलाफ ऑपरेशन की निगरानी की और इसी तरह से कोऑर्डिनेशन ग्रुप जो QCG है उसमें भी काम करते रहे। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन और अमेरिका पर मुश्तमिल इस ग्रुप ने ही बैन अफगान मुज़ाकरात में सालसी का किरदार अदा किया था। इसके अलावा लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा सरताज अजीज़ की ज़ेर क़यादत गिलगित बल्तिस्तान में इस्लाहात के लिए बनने वाली कमेटी का भी हिस्सा थे। लेफ्टिनेंट जनरल बनने के बाद उन्हें चीफ ऑफ जनरल स्टाफ तैनात किया गया, जिसका मतलब यह था कि वो फौज में अमली तौर पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के बाद दूसरी ताकतवर तरीन शख्सियत बन गए। इस हैसियत में वो खारजा उमूर और कौमी सलामती से मुताल्लिक अहम फैसला साजी में शामिल रहे। अक्टूबर 2021 में उन्हें कोर कमांडर रावलपिंडी तैनात किया गया, ताहम उन्हें ऑपरेशनल तजर्बा हासिल हो जाए और वो अहम ओहदे के लिए अहल हो जाए। एक फौजी ज़राए ने उनके हवाले से बताया है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी बनने के लिए वाज़ेह उम्मीदवार है। लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास मौजूदा उम्मीदवारों के माबैन भारत के उमूर पर सबसे ज़्यादा तजर्बाकार फ़र्द है। इस वक्त वो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ यानी CGS हैं, जिसका मतलब यह है कि वो GHQ में ऑपरेशंस और इंटेलिजेंस डायरेक्टोरेट्स की निगरानी करते हुए अमली तौर पर फौज को चलाते हैं। इससे कबल वो 10 कोर की कमांड कर चुके हैं। 10 कोर रावलपिंडी में तैनात होती है, लेकिन इसकी असल तवज्जो कश्मीर पर होती है और ये सियासी हवाले से भी अहम कोर है। ये इस बात का इशारा है कि उन्हें जो मौजूदा आर्मी चीफ का मुकम्मल एतमाद भी हासिल है। लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास माजी में इन्फेंट्री स्कूल कोयटा के कमांडेंट रह चुके हैं। वो साबिक आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ के पर्सनल स्टाफ ऑफिसर भी थे, जिसका मतलब यह है कि उन्होंने आला सतह पर होने वाली फैसला साजी को बहुत ही करीब से देखा है। इस ओहदे की वजह से वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत और दीगर दोस्त ममालिक की आला क़यादत से भी मिलते रहे। वो मरी में तैनात जो 12 इन्फेंट्री डिवीजन है उस कोर की भी कमांड कर चुके हैं, जहां आज़ाद जम्मू कश्मीर उनकी जिम्मेदारी के इलाके में शामिल थे। बलोच रेजिमेंट से ताल्लुक़ रखने वाले लेफ्टिनेंट जनरल नोमान महमूद इस वक्त नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के सदर हैं। ये कमांडेंट इन स्टाफ कॉलेज कोयटा के चीफ इंस्ट्रक्टर के तौर पर भी वसी तजर्बा रखते हैं और शिमाली वज़ीरिस्तान में एक इन्फेंट्री डिवीजन की कमान कर चुके हैं, जहाँ से उन्हें ISI में बतौर डायरेक्टर जनरल एनालिसिस तैनात किया गया था। इस हैसियत में उन्होंने कौमी सलामती के तनाजुर में खारजा पॉलिसी के तज्ज़िये में अहम किरदार अदा किया। इस ओहदे के बायस उन्हें ISI की जानिब से गैर मुल्की इंटेलिजेंस एजेंसी से राब्ता कारी का भी मौका मिला। 2019 में लेफ्टिनेंट जनरल बनने के बाद उन्हें GHQ में इंस्पेक्टर जनरल ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तैनात किया गया और बाद उन्हें दिसंबर 2019 में 11 कोर यानी पेशावर कोर में अपॉइंट किया गया था। इस हैसियत में उन्होंने पाक अफगान सरहद की सिक्योरिटी और इस पर बाड़ लगाने के अमल की निगरानी की। ये वो दौर था जब अमेरिका अफगानिस्तान से अपनी फौजें निकाल रहा था और नवंबर 2021 में उन्होंने पेशावर कोर की कमान लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ सुपुर्द कर दी थी। अब ये सीनियर मोस्ट जनरल्स हैं, ये इस तनाजुर में डिटेल्स आपके सामने रखी है कि आज जब ये बात हो रही है कि सीनियर मोस्ट जो जनरल है उनको चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ अपॉइंट किया जाएगा, तो कुछ डिटेल्स आपके साथ शेयर किए। क्विक शॉर्ट ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, कराची में बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक सिंध हाई कोर्ट में एक फैसला महफूज किया गया, इस पर बात करेंगे। हाफिज नईमुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद होंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ।
वेलकम बैक। कराची बल्दियाती इंतखाबात एक मुअम्मा बने हुए हैं। तकरीबन 3 बार ये बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी हो गए हैं। पहले बारिशों के बायस इन इंतखाबात को मुलतवी करना पड़ा, फिर सैलाब वजह बताई गई और फिर सिक्योरिटी की अदम फराहमी, अदम मौजूदगी को एक वजह बताया गया। इस वक्त सिंध हाई कोर्ट के अंदर ये मामला ज़ेर बहस है। आज सिंध हाई कोर्ट में कराची में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक एक फ़ैसला महफूज किया गया है। इसी फैसले पर बात करेंगे। इस वक्त अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ नईमुर रहमान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो आज सिंध हाई कोर्ट में जो फैसला महफूज हो रहा है, व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग कि 3 बार जो बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी हुए हैं, व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग कि इस बार ये बल्दियाती इंतखाबात होते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको? देखिए, मुझे इंशाल्लाह तवक्को है कि सिंध हाई कोर्ट चूंकि ऑलरेडी फैसला दे चुकी है कि इलेक्शन वक्त पे होने चाहिए और 2 मरतबा इन्होंने फैसले की खिलाफ वर्जी करते हुए डिले किए हैं, इसलिए सिंध हाई कोर्ट तो जाहिर सी बात है कि जो आज भी प्रोसीडिंग हुई उसमें भी कोई दलील ही नहीं थी ना एमक्यूएम के पास। एमक्यूएम तो खैर पिटिशनर मैन थी ही नहीं, इंटरवीनर बनी थी और उसने आज बहुत लंबी चौड़ी तकरीर उनके वकील ने की, लेकिन जितनी बातें की, मसलन अगर वो ये कहते हैं कि इसलिए इलेक्शन नहीं होना चाहिए कि चूंकि जिस वक्त इलेक्शन अनाउंस हुआ था उस वक्त जो है कमीशन पूरा नहीं था। भाई कमीशन पूरा नहीं था तो एक फेज हो गया, उसमें एमक्यूएम ने हिस्सा ले लिया। अब क्या तकलीफ है? अब जाहिर है तकलीफ ये है कि कराची हैदराबाद से साफ होने जा रहे हैं, इसलिए जो है वो कहते हैं कि अब दलील भी हाई कोर्ट में दे रहे हैं और हाई कोर्ट के सामने जाहिर है कि ये बेवजन किस्म की चीज़ है। या ये कहना कि कवानीन का मामला है तो कवानीन अलग है और इलेक्शन अलग है। तो हम ये समझते हैं कि अब इलेक्शन होगा और इलेक्शन कमीशन ने भी कहा ना हम तो 15 दिन में करा सकते हैं, लेकिन अमन व अमान की वजह से हमें फलां चीज़ चाहिए और हम कल इजलास कर रहे हैं। तो जो कल इजलास हो रहा है इस्लामाबाद में, इंशाल्लाह हम वहाँ भी जा रहे हैं, वहाँ भी इनको छोड़ेंगे तो नहीं, और मैं खुद इंशाल्लाह वहाँ मौजूद हूँगा और पूरा केस हम कराची के अवाम का पेश करेंगे। आज भी कोर्ट में ख्वाजा इजहारुल हसन साहब ने जो मौक़िफ़ अपनाया वो ये कि बल्दियाती एक्ट में तरामीम का मुतालबा कर रहे हैं और वो कहते हैं कि इन ट्रू लेटर इन स्पिरिट जो है हाई कोर्ट के फैसले पर मनोअन अमल होना चाहिए। अगर बल्दियाती हुकूमत एम्पावर्ड नहीं होगी तो ऐसे इलेक्शंस कराने का कोई फायदा नहीं। ख्वाजा इजहार साहब से तो पहले सवाल करना चाहिए ना कि जब रिजीम चेंज हो रही थी और उस वक्त जब ये पीटीआई की गोद से पीपल्स पार्टी की गोद में बैठने जा रहे थे तो उस वक्त उन्होंने ये क्यों नहीं कहा कि असेंबली का इजलास बुलाएं 2 दिन के अंदर और वो सारे कवानीन पास कर दें? कोई मसला नहीं था। अक्सरियत पीपल्स पार्टी की है और 23 MP उनके हैं और मिलकर ये तो 2/3 से भी ज्यादा हो जाते हैं और सभी इस पर इत्तेफाक करते हैं कि भाई एम्पावर्ड होने जा रही है गवर्नमेंट और मेयर को इख्तियार मिलने जा रहा है। तो उन्होंने उस वक्त तो ये मुतालबा किया नहीं, मुआहदे करते रहे, तहरीर लिखते रहे, ऐलानात करते रहे, और अब जब इलेक्शन होने जा रहे हैं तो ये बात कर रहे हैं। नहीं, एक एग्रीमेंट पीपल्स पार्टी से किया एमक्यूएम पाकिस्तान ने, एक एग्रीमेंट जमात इस्लामी ने पीपल्स पार्टी से किया। गालिबन दोनों एग्रीमेंट्स के अंदर बल्दियाती हुकूमतों को एम्पावर करने का मुतालबा तो था और बल्दियाती एक्ट में तरमीम को आप भी डिमांड कर रहे थे, एमक्यूएम की भी यही डिमांड थी। हाँ, तो हमने कोई हुकूमत तो ज्वाइन नहीं की ना, हम तो आज भी उस पर कायम है कि जितना मुआहदा आपने हमारे साथ किया है। देखें, उन्होंने कुछ अमल दरामद शुरू भी किया था, लेकिन हुआ है कि उसी दौरान में जब एमक्यूएम इनके साथ मिल गई तो इन्होंने एक दूसरे के साथ मिलकर इंतखाबात को डिले कराने का तरीका इख्तियार किया है। मैं आपको बताता चलूं कि जिस आइन में, जिस कानून के अंदर तरमीम की बात हो रही है वो बल्दियाती एक्ट है 2013 का। 2013 का जो एक्ट था उसके 14 महीने बाद तक एमक्यूएम पीपल्स पार्टी का हिस्सा रही थी हुकूमत में। 2008 से 2014 तक एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी हुकूमत करती रही और इस दौरान सारे महकमों पर सूबाई हुकूमत कब्जा करती रही। फिर उसके बाद भी उनके गवर्नर 2-3 साल बाद तक रहे। इसका मतलब है कि ये जो बातें करने की हैं, जब आप हुकूमत में शामिल होते हैं तो काम करते नहीं है। इख्तियारात सारे कराची से छीने जाते रहे, बल्दियाती इदारों से छीने जाते रहते हैं। आप मिलकर काम करते हैं पीपल्स पार्टी के साथ और अवाम का बेड़ा गर्क करते हैं, और जब इलेक्शन की बात आती है तो भागने की कोशिश करते हैं। ये बात आपकी दुरुस्त है कि बल्दियाती एक्ट में तरमीम अगर होनी चाहिए थी तो उस वक्त हो जानी चाहिए थी, लेकिन अभी जो बल्दियाती एक्ट मौजूद है ये डिमांड तो आपकी भी है कि इसमें तरमीम होनी चाहिए, ये इस तरह से लागू नहीं होना चाहिए, इससे बल्दियाती हुकूमत एम्पावर्ड नहीं होगी। हमने पहले भी देख लिया। एग्जैक्टली, हम अभी भी ये डिमांड कर रहे हैं। मेरी बात समझने की बस ये है कि इलेक्शन का इनेकाद और कवानीन के अंदर तरमीम होना 2 अलग अलग चीजें हैं। ये इलेक्शन को इसके जरिए से नहीं रोका जा सकता और इसको इलेक्शन की वजह से नहीं रोका जा सकता। इलेक्शन भी करवाइए, ये काम भी कीजिए, लेकिन इस काम को 2 साल से आप ना करें और जब भी इलेक्शन आए आप कहें कि क्योंकि कवानीन में तरमीम नहीं हुई है इसलिए इलेक्शन नहीं होना चाहिए। तो 2020 अगस्त से ये इलेक्शन ड्यू है, 2 साल 2 महीने से ज्यादा हो गए। तो आप ये बताइए ना कि ये पार्टियां हमारे साथ खेल क्या खेल रही हैं। इसलिए हम ये समझते हैं कि जब जेन्युइन मेयर आएगा कराची का और इंशाअल्लाह ताला जमात इस्लामी का आएगा तो अब फिर इनको कवानीन में तरमीम भी करनी पड़ेगी
और इनको इख्तियारात भी देने पड़ेंगे। लेकिन ये इसीलिए खौफजदा हैं कि कोई जेन्युइन आवाज ना उठ सके, क्योंकि एमक्यूएम के मेयर जब आते रहे वो तो पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर गेम करते रहे, आंसू भी बहाते रहो, विजारतें भी पकड़ते रहो, माल भी बनाते रहो और करप्शन भी करते रहो। अभी तो एमक्यूएम का मेयर नहीं है, आपको लग रहा है कि ख्वाजा इजहारुल हसन साहब इसलिए बोल रहे हैं जैसे मार्केट के अंदर खबरें हैं कि ख्वाजा इजहारुल हसन को एडमिनिस्ट्रेटर कराची बनने जा रहे हैं? देखें, ये जो एडमिनिस्ट्रेटर वाली बात है ये तो बिल्कुल ऐसी बात हो गई कि एक नाजायज एडमिनिस्ट्रेटर इस वक्त मौजूद है और उस नाजायज एडमिनिस्ट्रेटर के बाद एक और नाजायज एडमिनिस्ट्रेटर लाकर बिठा दिया जाए, तो पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम तो अब नाजायज एडमिनिस्ट्रेटर बनकर ही बल्दिया में आ सकती हैं, जीत कर तो नहीं आ सकते। इसीलिए ये लोग ये काम कर रहे हैं। इसलिए हम ये समझते हैं कि अगर ये इन्होंने इस तरह की कोई हरकत की तो कराची के अवाम तो इनसे मजीद बदला लेंगे। देखें, जिस तरह इन्होंने वजारतें पकड़ी हैं और हमारे मैंडेट को वडेरों के हाथों बेचा है, इसके बाद कराची के अवाम ने एमक्यूएम को मजीद रुस्वा करना शुरू कर दिया है। और अगर ये मजीद रुस्वाई हासिल करना चाहते हैं तो आ जाएं, बन जाएं एडमिनिस्ट्रेटर इस करप्शन के धंधे में। लेकिन हाफिज नईमुर रहमान साहब, इस बात का यकीन आपको कैसे है कि अगर आज बल्दियाती इंतखाबात हो जाते हैं तो इसका फायदा जमात इस्लामी को होगा? अब वो मिसाल मैं देना नहीं चाहता जो मिसाल आज ख्वाजा इजहारुल हसन साहब ने दी कि कुछ भी हो जाए जमात इस्लामी को कुछ मिलने वाला नहीं। नहीं, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। आप जरा शहर के अंदर घूमे फिरें, हर आबादी में चले जाएं, कच्ची आबादियों में चले जाएं, पक्की आबादियों में चले जाएं, महाजरों से मिल लें, पख्तूनों से मिल लें, पंजाबी बलोचों से और सिंधियों से मिल लें और पूछ लें कि इस वक्त शहर में किसका मेयर आना चाहिए, कौन मेयर बनना चाहिए और किसको जीतना चाहिए। जो जवाब आपको मिले आप मेरी इस्लाह कर दीजिएगा अगर मैं गलत कह रहा हूं। अभी पब्लिक ओपिनियन पोल हुआ है ना, मैंने तो नहीं किया, ये उस फर्म ने किया है कि जिसके पोल्स जो है सबसे ज्यादा ऑथेंटिकेट होते हैं, सबसे ज्यादा ऑथेंटिक माने जाते हैं। ओपिनियन पोल्स में कुछ भी हो, लेकिन क्या बात है हाफिज नईमुर रहमान साहब की जब बैलेट बॉक्स खुलते हैं तो रिजल्ट कुछ और ही होता है। मतलब हमने जमात इस्लामी को वली मैदान में काम करते हुए देखा, आप भी करें, लेकिन हाँ, सब कुछ देखा। इसकी गवाही तो खुद ख्वाजा इजहारुल हसन साहब ने भी दी, आपको बगलगीर होकर ये कहा कि जमात इस्लामी बहुत काम कर रही है, लेकिन क्या है कि इंतखाबात के अंदर परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। नहीं, मैं कह रहा हूं ना कि एमक्यूएम के लोग इसी तरह कहते हैं जिस तरह आप कह रहे हैं, लेकिन यह है कि यह मसला इस तरह से नहीं है। कैंटोनमेंट के इंतखाबात में हमने एमक्यूएम को शिकस्त दे दी है, इंतखाबात में दी है, पिछले साल दी है, आप जरा रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए। इसके बाद आ जाइए आप, उसके बाद मुसलसल जमात इस्लामी पेशरफ्त कर रही है, इसलिए वो मिथ खत्म हो गया कि जमात इस्लामी काम करती है, वोट कोई और लेता है। अब वोट भी जमात इस्लामी को मिलेगा। कभी पब्लिक ओपिनियन पोल्स में इस तरह से रिफ्लेक्शन नहीं आया है। ये साइंटिफिक पोल्स होते हैं, ये कोई मैंने खुद तो नहीं करवाए, मैंने तो नहीं पूछा लोगों से, अपने पसंद के लोगों से। लास्टली ये बता दीजिए कि बल्दियाती इंतखाबात होते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम और खुद को कहां देख रहे हैं आप? नहीं, इंशाल्लाह जमात इस्लामी बल्दियाती इंतखाबात जीतेगी, कराची में जमात इस्लामी का मेयर बनेगा इंशाल्लाह ताला, और ये एक टर्निंग पॉइंट होगा कराची के लिए। ये देखें, हमारी पार्टी का मसला नहीं है। मैं एक बात आपको बता दूं, इलेक्शन जीतना हारना जमात इस्लामी जो है ना, हारने की बहुत प्रैक्टिस रखती है। हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम नजरियाती तहरीक हैं, हम अपने हिस्से का काम करते रहते हैं। लेकिन अब कराची के लोगों को यह बात पता चल गई है कि जमात इस्लामी तो हार सकती है, कराची नहीं हार सकता। इसलिए अब लोग जमात इस्लामी के साथ खड़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं आपको बता रहा हूं कि पीटीआई के सपोर्टर, एमक्यूएम के सपोर्टर, पीपल्स पार्टी के सपोर्टर, जाहिर है अच्छे लोग हर जगह मौजूद होते हैं, इन सब का भी यह फैसला है कि इस दफा अब जमात इस्लामी को शहर में लाओ, वरना बेड़ा गर्क होता रहेगा। इसी तरह करप्शन होती रहेगी। 1 अरब रुपए का काम 15 अरब रुपए में होगा, जाली सड़कें बनेंगी, टूट फूट होगी, ट्रांसपोर्ट का कोई निजाम नहीं होगा, रुलते फिरेंगे हमारे बच्चे, बाहर जाना चाहेंगे, सब तो नहीं जा सकते। इसलिए लोगों के अंदर अब एक उम्मीद पैदा हुई है, इस उम्मीद से भाग रहे हैं ये लोग, इससे डर रहे हैं, खौफजदा हो रहे हैं। लेकिन ये कब तक भागेंगे? हम पीछे पीछे भाग रहे हैं इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज नईमुर रहमान साहब, अमीर जमात इस्लामी कराची हमारे साथ मौजूद थे। बल्दियाती इंतखाबात का मुतालबा कर रहे हैं, 3 बार ये इंतखाबात मुलतवी हुए। अब सिंध हाई कोर्ट का जो वर्डिक्ट है, क्या वो बल्दियाती इंतखाबात से मुताल्लिक आता है, कराए जाए या नहीं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन तो कह चुका है कि 15 रोज में हम इंतखाबात कराने के लिए तैयार है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन नेक्स्ट फ्यू डेज कि क्या इस हवाले से नताइज सामने आते हैं। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अब तक रखिए ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़।